एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपका जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट, एमडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके यूजीसी के पेपर में ज़रूर आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर कवर होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझेंगे और जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही बताया जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो पहले देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट उसी के अंतर्गत आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रंटलैंड ने 1987 में किया था। और ब्रंटलैंड के अनुसार ये क्या है कि सतत विकास वो प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। मतलब कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें इस तरह से कंजर्व करके चलना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत ना हो। ब्रंटलैंड कौन है? आयोग है एक, है ना, जो कि ये सब चीज़ें निर्धारित करता है। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट क्या है, जिनको कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं। ये 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समूह है, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट की बात में वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर एक मिलेनियम डेवलपमेंट की बैठक हुई थी, जिसमें कि 8 उद्देश्यों को स्वीकार किया गया था और इन्हें ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। इसी को एमडीजीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ उद्देश्यों ने वर्ष 2000 से 2015 तक देशों के लिए उनकी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का अनुसरण करने का एक आलेख तैयार किया था, एक फॉर्मेट तैयार किया था, जिसमें 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखे गए थे। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कितने विकास लक्ष्य थे, तो 8 रखा गया था और सभी में विकास के विभिन्न विषयों को रखा गया था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से थे। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 189 सदस्य राष्ट्रों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो टाइम पूछा जाएगा, 2000 से 2015 ये इसका टाइम पीरियड था। कौन कौन से लक्ष्य रखे गए थे, तो उसमें देखिए पहला था, इन्हीं लक्ष्यों की बात पूछता है कि कई एक दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि एमडीजीज में कौन थे, एसडीजीज में कौन थे। तो ये देखिए, इसमें था पहला जो था भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना। दूसरा था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया गया। फिर है लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, ठीक है। फिर चौथा था शिशु मृत्यु दर घटाना। 5वां है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। छठा है HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। 7वां है इसका पर्यावरण सत्ता सुनिश्चित करना। और 8वां है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। तो ये 8 थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य की बात हम करते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य मतलब 1987 में सबसे पहले ब्रंटलैंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब स्थायी विकास, धारणीय विकास जिसको बोलते हैं, इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार प्रयोग IUCN, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म इसको भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। इसने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने अपने बारे में कहा था, ठीक है। अब ये IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये पारिस्थितिक संकटों का अध्ययन करने और उन पर सही सुझाव देने के लिए IUCN का गठन किया गया था। तो किस लिए किया गया था? पारिस्थितिक संकट, कोई क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस होते हैं, उन सब का अध्ययन करने के लिए और उनके बारे में सही मार्गदर्शन देने के लिए इसका डेवलपमेंट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आशय उस विकास से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, मतलब आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी चीज़ें रहें, ठीक है। इन विकास लक्ष्यों को विभिन्न देशों द्वारा असमान रूप से प्राप्त किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर विचार किया। तो यहाँ पर कौन कौन से गोल थे, तो यहाँ पर देखिए
गोल को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आप करंट से संबंधित एक देख लीजिए। करंट से संबंधित ये टॉपिक है नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ये 2022 की रिपोर्ट है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका जो है आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 4 जून 2022। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के और रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया RTSOI के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो एक समिट था ये। और दूसरा पर्यावरण से ही संबंधित है आपका, ये करंट अफेयर है। बीच बीच में मैंने करंट अफेयर भी ऐड किया है क्योंकि आपको रिलेट करके पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है सीधे ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाए करंट से रिलेट करके, इसलिए इन टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड किया है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली इस पहल का शुभारंभ किया गया था 5 जून को। और इसके शुभारंभ से पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की भी शुरुआत हुई। तो ये एक अभियान था। लाइफ किससे संबंधित है? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा अगर ऐसे पूछा जाए कि लाइफ जीवन शैली का शुभारंभ हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और फिर देखिए अब यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। तो जनवरी 2016 से 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए। 17 गोल थे ये लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। इसका भी टाइम पूछा जाएगा, इसलिए हाईलाइट किया गया है। ठीक है, SDG को लागू करने के लिए कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव की काफ़ी संभावना है, लेकिन चेंजेस किए जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे कौन कौन से गोल थे? पहला देखिए निर्धनता, सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करना। दूसरा है भूख और खाद्य सुरक्षा, हंगर की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्रदान किया जाए, सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तीसरी है स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी लोगों के लिए हर आयु में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। चौथी थी शिक्षा, समावेशी और समुचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और लर्निंग के अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये तो 4 आपके बेसिक पॉइंट जो भी किसी भी जीवन यापन के लिए ज़रूरी होते हैं। रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें। और फिर है आपकी पॉवर्टी को मिटाना, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं के लिए शिक्षा पर लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं लड़कियों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट को बढ़ाना। छठा है जल एवं स्वच्छता, सभी के लिए सैनिटेशन का सतत प्रबंध और उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी के लिए अवेलेबल हो। ऊर्जा, सभी के लिए वहनीय विश्वसनीय सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, इस तरह से 8वां इसका आर्थिक समृद्धि, सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और समुचित कार्य सहित निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। अवसंरचना, औद्योगिकरण और प्रत्यास्थी अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण पर भी काफ़ी जोर दिया गया। और फिर है 10वां असमानता, राष्ट्रों के बीच और उनके भीतर असमानता में कमी लाना। शहर और मानवीय बस्तियों को समावेशी सुरक्षित प्रत्यास्थी एवं सतत बनाना। सतत उपभोग और उत्पादन पे, ठीक है, इनके पैटर्न्स को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन और इसके भावों से निपटने के लिए अविलंब कदम, मतलब बिना देर किए ऐसे कदम उठाए जाएं जो कि यूजफुल हो। महासागर, सतत विकास के लिए महासागर, समुद्री संसाधन और संपोषणीय उपयोग एवं संरक्षण करना। ठीक है, और फिर देखिए 15वां है जैव विविधता वन मरुस्थलीकरण, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। वनों का सतत रूप से प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से निपटना और भूक्षरण को रोकना और इस तरह से जैव विविधता हानियों पर रोक लगाना। ये सारे इसके 15वें अंतर्गत है, 15वें पॉइंट के अंतर्गत। 16वां है शांति और न्याय, सतत विकास हेतु शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी संस्थाओं का निर्माण कराना। 17वां है भागीदारी, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार और क्रियान्वयन के तरीकों को सुदृढ़ करना। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा हाल ही में 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य में उपयुक्त 8 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो इसी के अंतर्गत शामिल किए गए। अब देखिए, अब इसके
पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से थे, कॉन्फ्रेंसेस कौन से थे, तो इसमें विभिन्न प्रोटोकॉल्स और सम्मेलन दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो पूरा देखिएगा, और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं, मानव पर्यावरण सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मानव पर्यावरण जो है किया गया, इस सम्मेलन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यावरण पर केंद्रित घोषणा पत्र ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ठीक है। 1972 के संरक्षण में सब स्वीडन के स्टॉकहोम में, इसी को स्टॉकहोम, ये यहाँ पर ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसी को स्टॉकहोम एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, तो इसीलिए ये सही है, स्टॉकहोम है। स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के अंतर्गत इस विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम। ये काफ़ी चर्चित है और आगे भी आएगा। इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा पर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जारी किया, जिसे विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी तो आपने शिक्षा के अंतर्गत पढ़ा था कि शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कौन सा कहा जाता है, अधिकार पत्र का मैग्ना कार्टा, लेकिन अभी पर्यावरण से संबंधित है तो यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा पत्र, इसको जारी किया गया था और इसे ही पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में जानते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसका आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है स्टॉकहोम शहर में किया गया था। अभी जो हमने पहला पढ़ा कि विश्व मानव पर्यावरण सम्मेलन, तो यहाँ पर क्या था, खाली घोषणा पत्र को जारी किया गया था। स्टॉकहोम जो है घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। अब यहाँ पर स्टॉकहोम मतलब जैसे जैसे इनका जो है डेवलपमेंट हुआ है उसी तरह से ये लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 1972 में। उसी की डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो अब ये करंट से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, ये करंट को टॉपिक हमने ऐड किया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो अभी 5 जून 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेजबान देश कौन था? स्वीडन था। और अधिकतर क्या है, थीम पूछी जाती है। अब नेट के लेवल में आपसे दिन तो नहीं पूछेगा कि किस दिवस को मनाया जाता है ना, वो तो छोटे लेवल पे ठीक था, लेकिन अभी यहाँ क्या है, थीम पूछ सकता है। तो इस वर्ष प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना पर फोकस के साथ केवल एक पृथ्वी, ओनली ऑन अर्थ, विश्व पर्यावरण दिवस के अभियान का स्लोगन है, ठीक है। तो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और केवल एक पृथ्वी, ओनली ऑन अर्थ, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ, जिसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? केन्या देश के नैरोबी शहर में है। और यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। अगर कभी पूछा जाए क्यों इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से बचाने के लिए एक सम्मेलन था। वियना सम्मेलन की बात करते हैं। इसका आयोजन 1985 में किया गया था। इसका उद्देश्य, आपकी जो कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि कहाँ पे आयोजन हुआ था, कब किया था और इसका उद्देश्य क्या है, बस जो मेन चीज़ें हैं बस वही यहाँ पे पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। तो 1985 में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक पदार्थों से ओजोन संस्तर की सुरक्षा करना था। जो ओजोन लेयर है उनकी सुरक्षा के बारे में कहा गया। इस सम्मेलन में ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना अभिसमय मतलब वियना कन्वेंशन पर जो है प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर पे हस्ताक्षर किए गए, जो कि प्रभावी हुआ 1988 से, ठीक है। 88 से ये संज्ञान में आया हुआ था। तो ये वियना सम्मेलन किससे संबंधित है? ये सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर से संबंधित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन तो एक स्टार्टिंग थी, ठीक है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ज़्यादातर स्टेप उठाए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए वियना प्रोटोकॉल की निरंतरता के अनुरूप बनाई गई।
जैसे वियना प्रोटोकॉल में ही इसमें मतलब थोड़ा काम हुआ था, लेकिन इसमें जाकर ज़्यादा इसके बारे में फोकस किया गया था। यहाँ उद्देश्य देखिए, उद्देश्य उन पदार्थों के उत्सर्जन को रोकना है जो ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल बनाए किस लिए जाते हैं? प्रोटोकॉल को विशेष उद्देश्यों के साथ लाया जाता है। इसमें समय सीमा और सदस्यों की जिम्मेदारी का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल इसीलिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था वो था पदार्थों के उत्सर्जन को रोकना और ओजोन परत के संरक्षण से था। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और ये 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई। इसके बाद इसकी बैठक हुई थी 1989 में हेलेंस्की में। इसमें 2 प्रमुख संशोधन किए गए थे, और हुए तो कई एक थे लेकिन 2 प्रमुख थे, एक लंदन संशोधन और एक कोपेनहेगन संशोधन। उसके बाद देखिए, अब हम और देखते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए थे और तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दिवस भी यहाँ पे कवर अप हो गए और करंट से संबंधित कोई सूचनाएं हैं वो भी यहाँ पे हमने कवर कर दी हैं। तो इस तरह से प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने अधिकतर चीज़ों को जान लिया। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट भी दीजिए। फीडबैक अपना आप ज़रूर दिया करिए, आपको कैसा लग रहा है और मुझे और कितना प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे लिए भी मोटिवेशन होता है, वो आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आगे देखते हैं, विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 वर्ल्ड अर्थ समिट 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, ये वहाँ का एक शहर है। वर्ष 1992 के जून माह में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसी को रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन UNCED के द्वारा, फुल फॉर्म भी देखते चलिए। देखिए, एक ही वीडियो में आपकी कितनी चीज़ें कवर हो रही हैं। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है मैचिंग के तौर पे, या ऐसे भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके रूप में किया गया था। रियो नामक शहर में आयोजित होने के कारण इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और इस सम्मेलन का एक ही मूल सूत्र था, वो था एक पृथ्वी, इसलिए यह पृथ्वी सम्मेलन कहलाया गया। एक पृथ्वी के बारे में बात हुई। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। एक नया टर्म्स आ गया, एजेंडा 21। ठीक है, किस में आया था? विश्व पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन इसको बोल सकते हैं, 1992 में। तो एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है। अब एजेंडा 21 के बारे में देखते हैं। एजेंडा 21 पर्यावरण विकास के संदर्भ में एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री, एक दस्तावेज है, जिसे सम्मेलन में उपस्थित 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया गया था। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी और आर्थिक विकास के संदर्भ में संतुलन स्थापित करते हुए निम्न विषयों पर बल प्रदान करता है। और अब इसके बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में बात करेंगे, यदि पढ़ना होगा तो। वैसे आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है, एजेंडा 21 का मेन फोकस क्या था, इसका मूल रूप क्या था। तो एक डॉक्यूमेंट्री है और किन विषयों पर बल देता है? गरीबी पे, उपभोग के ढंग, स्वास्थ्य, मानवीय व्यवस्थापन, वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी उपकरण। ठीक, ये हो गई बेसिक चीज़ें जो एजेंडा 21 से रिलेट है। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल और क्योटो, रियो सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं और एक बार ज़रूर देखिएगा। जापान के क्योटो शहर में आयोजित UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन में, यहाँ पर देखिए UNFCCC क्या है, CCC ऐसे याद रखिएगा। ठीक, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ये किसका, ये फुल फॉर्म है। इस पर 159 देशों ने आम सहमति पर हस्ताक्षर किए थे। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के लिए जिम्मेदार 6 गैसों में कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो इसका जो मेन फोकस क्या था, वो जो हरित गृह प्रभाव के लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए जो इफेक्टेड
जो रिस्पॉन्सिबल गैस थी उनके जो है कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ये 6 गैसें कौन सी हैं, ये आपको वैसे भी जब आप ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट पढ़ते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है वो गैसें कौन सी थी। ठीक है, उन्हीं को यहाँ कवर किया है। 6 गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन, CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये प्रोटोकॉल, ये तो 6 गैसें बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, ये प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। अब क्योटो प्रोटोकॉल अनुसूची 1, इसमें विकसित एवं औद्योगिक देशों के औद्योगिक जो देश हैं उनके देशों पर बाध्यकारी है, जबकि विकासशील देशों पर बाध्यकारी नहीं है। इसकी ये कंडीशन है कि क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए तो बाध्यकारी है लेकिन विकासशील देशों पर नहीं है। अब विकसित और विकासशील आप सोचेंगे ये क्या होते हैं, तो विकसित देश ऐसे देश जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ पर उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, गरीबी बेरोजगारी ये सब कम होती है, निरक्षरता नहीं होती है। तो ठीक है, तो वहाँ पर हर तरह से डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू विकासशील देशों के। अब विकसित देशों में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये सब आते हैं विकसित देश में। और विकासशील देश कौन से हैं, जो देश औद्योगिकीकरण की शुरुआत अभी कर रहे हैं, मतलब अभी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी वो विकासशील अवस्था में प्रयासरत हैं, वहाँ पर निरक्षरता दर ज़्यादा है, वो विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, विकासशील देशों में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है। इनका कारण क्या है कि एक तो निरक्षरता है, फिर स्वास्थ्य में कमी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें कौन कौन से देश आते हैं, भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ये सारे जो देश हैं ये आते हैं आपके विकासशील देश में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आ गई होंगी। फिर है लास्ट में कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2001। इसका मुख्य उद्देश्य जैव सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसको वर्ष 2000 में हुए पेरिस में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था और यह प्रोटोकॉल 2003 से लागू हुआ था। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।